नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं आपके हुकूक़ की, आपके लिए बनाए गए क़वानीन की। और आज की इस पेशकश में बात करेंगे उन अफराद की जो किसी न किसी वजह से माजूरी का शिकार हैं, लेकिन किसी के रहम के मोहताज नहीं। ज़रूरत है उनके हुकूक़ उन तक पहुँचाने की। तो क्या हैं माजूर अफराद के हुकूक़ और क्या हैं उनके लिए बनाए गए क़वानीन? आज इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। नैब दिल्ली के सदर जनाब TD धारियाल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। धारियाल साहब, जब हम बात करते हैं माजूर अफराद की, जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं, तो हम उस हुकूक़ की भी बात करेंगे जो हुकूमत की कोशिशों से उनको दिए गए हैं। तो क्या है उनके लिए हुकूक़ और क्या है उनके लिए क़वानीन? देखिए, हमारे देश में ये दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो भी आप कहें, उनके लिए एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही मजबूत, जिसको बोलना चाहिए, कानून बना है। वो कानून 2016 में बना और उसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। मैं हिंदी में कहूँ तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 है। ये पहली बार हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो राइट्स बेस है। इसमें राइट्स की बात हो रही है, इसमें हम कोई चैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये दिव्यांग व्यक्तियों की हेल्थ से लेकर के, उनकी एजुकेशन से लेकर के, उनका एम्प्लॉयमेंट हो या उनका रिहेबिलिटेशन हो, उनको एड्स एंड अप्लायंसेस देने का हो, या उनको अपना बिजनेस चलाने का हो, या अपनी जो हुनर है उसको दिखाने का हो, आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, हर चीज़ में उनको आगे कैसे रह सकते हैं, उसको आगे आने का मौका, अपॉर्चुनिटी देने का है। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इसमें उनके लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। हर एक चीज़ में रिजर्वेशन का प्रावधान है। और ये जो कानून है, 2016 का कानून है, इससे दिव्यांग व्यक्तियों को ये शक्ति मिलती है और ये उनका अधिकार मिलता है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर के, कहीं भी जाकर के डिमांड कर सकते हैं अपने एंटाइटलमेंट को। और इस एंटाइटलमेंट, इन अधिकारों को लेने के लिए हमारे देश में एक चीफ कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट में और हर स्टेट में एक स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। मैं इससे पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ केंद्र सरकार में, और फिर दिल्ली में स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ रह चुका हूँ। और ये जो कमिश्नर का प्रावधान है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, ये एक कोर्ट की तरह है। उनके लिए, डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कोर्ट की तरह है। यहाँ अपनी शिकायतों दे सकते हैं और उनकी शिकायत के ऊपर उनकी सुनवाई करके, जैसे आम कोर्ट में होता है, वही प्रोसीजर इसमें है। और एक ऑर्डर जो है स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर पास करते हैं। बहुत बड़ी एक इसमें अच्छी चीज़ इस कानून में ये है कि जो भी सिफारिश स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर करेंगे, उन सिफारिशों को 3 महीने के अंदर संबंधित जो अधिकारी हैं या विभाग है उनको लागू करना पड़ेगा। अगर वो लागू नहीं कर सकते, असंभव है जी, नामुमकिन है, तो तब वो उसका कारण बताएंगे 3 महीने के अंदर स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर को कि इन कारणों से नहीं हो सकता है। सर, इसमें सज़ा क्या दी जा सकती है? हाँ, कमिश्नर के द्वारा? हाँ, कमिश्नर कोई सज़ा खुद नहीं दे सकते। उसके लिए भी इस कानून में एक प्रावधान है स्पेशल कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अगर इस कानून के तहत जो मैंने विषय बताए आपको, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी कानून का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो उसको देने के नहीं देने पे या राज्य आयुक्त है
या चीफ कमिश्नर है उनके सिफारिशों को नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो व्यक्ति स्पेशल कोर्ट में अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं और उनको फिर सज़ा का प्रावधान है। जब हम बात करते हैं डिसेबल्ड लोगों की, दिव्यांग लोगों की या माजूर लोगों की, तो उसके लिए दर्जाबंदी क्या है, उसकी श्रेणी क्या है, हम किसे मानेंगे? सरकार ने उसके लिए क्या स्टेजेस बनाए हैं, क्या कुछ बेंचमार्क हैं उसमें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो 1995 का हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट कानून था 1995 का, उसमें एक श्रेणी हमने बनाई थी पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्ति की या विकलांग व्यक्ति की परिभाषा की 40%, 40% से या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए। 7 विकलांगताएँ थी। उन विकलांग जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो ये सब 40% था। अब ये जो नया कानून आ गया है उसमें 3 श्रेणियां बना दी हैं, 3 लेवल बना दिए हैं। एक तो वो कि कोई भी डिसएडवांटेज उसको हो, आपका वातावरण ऐसा है, उस वातावरण उस एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे आपके पास रैंप नहीं है, चाहे आपका स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, चाहे आपके पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं है, तो उसकी वजह से अगर कोई विकलांग व्यक्ति अपनी जो क्षमता है जी उसके अनुसार काम नहीं कर सकता है, अपने विचार नहीं रख सकता है, वो खेल नहीं सकता, तो तब उसमें डिसएडवांटेज अगर है तो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनको एक पर्सन विद डिसेबिलिटी करके दिव्यांग व्यक्ति घोषित कर सकते हैं। वो 40% से कम भी हो सकता है, वो 10 में भी हो सकता है, 20 में भी हो सकता है, 30 में भी हो सकता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट बिल्कुल दिया जाएगा, पहले नहीं देते थे, पहले नहीं देते थे, अब उसको 40 से कम में भी सर्टिफिकेट मिलेगा। एक तो बात ये होगी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अक्सर ये पूछते हैं। दूसरा लेवल है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क बना दिया है 40, एक जो भी उसको उर्दू में मुझे उस शब्द नहीं आता, बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो वो एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबल कहलाएगा और उस व्यक्ति को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे रिजर्वेशन, एडमिशन्स में 5% सीटें रिजर्व होंगी, फ्री एजुकेशन उनको 18 साल की उम्र तक मिलेगा, उनको 4% जॉब्स में, जितनी सरकारी जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन मिलेगा, 5% जॉब ये लैंड अलॉटमेंट या फ्लैट अलॉटमेंट या बिजनेस के लिए कोई कुछ करते हैं या कोई गरीबी हटाने वाली जितने भी ये स्कीम्स हैं उनमें 5% का प्रावधान है। ऐसी डिसेबिलिटी पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, दिल्ली में 2500 रुपये पर मंथ पेंशन है, लेकिन 40% से ऊपर वालों को, 40 से नीचे वालों को ये सुविधा नहीं मिलती। 40 से नीचे वालों को तो क्या फ़ायदा हुआ जी, तो उनको ये फ़ायदा है कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता है। आपने बताया उनका अधिकार है, नौकरी में अप्लाई करते हैं, अपने मेरिट पे आ सकते हैं, कोई की डिसेबिलिटी के कारण उनको मना नहीं कर सकता या चिढ़ा नहीं सकता या उनको सता नहीं सकता। अच्छा, तीसरी श्रेणी ये है जो पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड, जिनको हाई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मदद चाहिए उनको, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक जो है वो माजूरी जो है उनमें ज़्यादा है। बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति है बेड में पड़े हैं जी, अब उनको टॉयलेट भी करना है और भी कुछ जो भी दिनचर्या करनी है, उसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता है, तो इसमें ये प्रावधान है कि ऐसे लोगों के लिए एक बोर्ड होगा जिसमें वो लोग अप्लाई करेंगे कि हमें हाई सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर वो बोर्ड जो है सुनिश्चित करेगा कि क्या इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो सरकार को देनी चाहिए या समाज को देनी चाहिए या फिर उनके परिवार को जुटाना चाहिए। यहाँ एक सवाल सबसे अहम ये आता है कि कोई भी सहूलत होती है या कोई भी छूट होती है किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए, उसके लिए उसके पास एक प्रमाण पत्र होना बड़ा ज़रूरी है, सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया होती है, पूरा मरहला होता है, उसको कितना आसान किया गया है इस कानून के तहत? आज की अगर हम बात करें, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं। पहले बहुत समस्या होती थी, बार बार लोगों को जाना पड़ता था, ये विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, दूर दूर थे, जगह जगह नहीं थी। अब उसको आसान कर दिया गया है कि वो आसानी क्या की गई है कि अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे मेरा हाथ कट गए, मेरा आँख नहीं है या मेरा पैरालिसिस हो गया, तो इसके लिए कोई भी डॉक्टर PHC में भी या CHC में भी
जा कर के वो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकता है। एक तो ये हो गया कि भाई ये ओबियस डिसेबिलिटी जो है उनको वो दे सकता है। और उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट है, जैसे मुझे लो विज़न है या सुन नहीं सकता, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कमज़ोर हो गए मेरे मसल्स एक्सेट्रा, तो ऐसी या मेरे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है, ऐसी डिसेबिलिटीज़ के लिए उनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो ये प्रावधान है कि भाई जगह जगह कैंप भी लगे और दूसरा हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट के अलावा और जगह जहाँ नहीं जा सकते, जहाँ पर वो हॉस्पिटल नहीं है वहाँ वो खुद पहुँचे, तो वो सुविधाएं हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले क्या होता था, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्म अलग अलग होता था जी। आपके वहाँ अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है, दूसरे हॉस्पिटल में अलग है। तो अभी ये कानून आने के बाद एक चीज़ ये बोल दिया है कि साहब एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक ही फॉर्मेट होगा पूरे देश के अंदर एक फॉर्मेट होगा, सब लोग वही यूज़ करेंगे, नंबर 1। दूसरा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे ही आपको बना, आपका एक स्मार्ट कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे स्मार्ट कार्ड बनेगा, उसको बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड का होना जरूरी है। तो हमने देखा पैरालंपिक के अंदर कितने हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा क्या कुछ खेती किसानी में अगर हम बात करते हैं रूरल की, तो आपको इस तरह का क्या एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ लोग किस तरह से अपनी डिसेबिलिटी पर अबूर हासिल करके उससे ऊपर निकल करके उन्होंने मिसालें पेश की हैं? जो अवेयरनेस जो है ना जी, अवेयरनेस, जानकारी, ये नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी, नंबर 3 क्वालिटी एजुकेशन, जो सबको क्वालिटी एजुकेशन, और जो आपने कहा अपॉर्चुनिटी, ये सब तीनों को आप मुहैया करा दें तो अपॉर्चुनिटी वो खुद ले लेंगे। अपना इंक्लूजन, जिसको हम समावेशी एक समाज बोलते हैं, समाज में इंक्लूजन खुद कर लेंगे, मेरा ये मानना है। उसका मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है। मैं 17 और 18 तारीख को महाराजगंज और कुशीनगर में था। वहाँ पे मैं CBM में एडवाइज़र भी हूँ। CBM एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा एक केव फाउंडेशन है, उनका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं। मैंने अपने आप को तीनों ऐसी संस्थाओं से जोड़ा है जो एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी और लाइवलीहुड पे ये करते हैं। तो वहाँ पे गांव के लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और उन्होंने एक प्रमोट किया कंसेप्ट कि भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाओ। वो कैसे बनाए? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तो हर जगह बन रही, पूरे देश में बन रही, लेकिन वहाँ पे CBM ने एक आइडिया उनको दिया कि साहब आप डिसेबिलिटी इंक्लूसिव ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करिए, यानी उन लोगों को इंक्लूड करके उन लोगों को शामिल किया जाए। अब उसमें क्या 30 से 36% विकलांग लोग, ब्लाइंड भी हैं उसमें, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड भी हैं, मल्टीपल डिसेबल्ड भी हैं, वो सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। मुझे वहाँ की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं उस गांव की, मैं गांव में गया था 17-18 को, पूरे उनमें प्रोजेक्ट साइट में गया था देखने के लिए क्या हुआ 3 साल में। 3 साल में फ़र्क ये पड़ा कि उधर का जो समाज है जी, जिनके घर में डिसेबल नहीं है, जिनको कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी इतने जागरूक हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, हमने MNREGA में सो व्यक्ति को, जो विकलांग व्यक्ति है, उसका काम दिलाने के लिए ये बताया है कि अरे इतने महिलाएं काम कर रही हैं, उनके इतने बच्चे हैं, उनको पानी पिलाने के लिए करेगा। यानी ना सिर्फ उनकी डिपेंडेंसी कम की गई, उनको शामिल करने के बाद उनको प्रोडक्टिव बना दिया गया, प्रोडक्टिव कर दिया। वो सिर्फ बजाय इसके कि वो किसी पर डिपेंड रहें, मोहताज रहें किसी के, वो लोग प्रोडक्टिव आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। यानी अगर जो उनके हुकूक हम उनको दिलाते हैं और उनके लिए मौके उन तक पहुंचाते हैं तो उनको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बजाय इसके कि वो डिपेंडेंट रहें। बिल्कुल, आपने जो बोला ना, उसमें नहीं बताने से कितना नुकसान होता है, वो तो नुकसान से ये फ़ायदा है। नुकसान तो वैसे ख़त्म हो जाएगा और ये फ़ायदा हो जाएगा। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जहां उनके लिए इतने सारे कवानीन हैं, वहां पर हमारी जो अदालतें हैं, उन्होंने इन अफराद के ताल्लुक़ से क्या कुछ अहम फ़ैसले लिए हैं। धारीवाल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी अदालतें हैं वो बहुत अवेयर रही हैं तमाम कानून के ऊपर, और वही उसका खुलासा पेश कर देती हैं, उसकी व्याख्या कर देती हैं, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है अदालतों की तरफ से वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम अगर इन कवानीन के ताल्लुक़ से बात करें तो कोर्ट के वो कौन कौन से इंटरप्रिटेशन हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि कानून है,
हर कानून में कुछ न कुछ उल्लंघन भी होंगे, हर कानून में कुछ डाउट्स रहेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन होना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना है। मैंने बताया स्टेट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के लिए प्रावधान है, स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है। अभी हर एक स्टेट में फुल टाइम शायद स्टेट कमिश्नर नहीं होंगे, लेकिन उनके ऑर्डर में उनकी रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है जी। जब किसी बात की आप सिफारिश करते हैं तो लोग उसका उतना फोर्स नहीं रहता है उसमें, तो इसके लिए लोगों को फिर जाना पड़ता है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर मैं अपने देश के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स की बात करूं, उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रहा है, बहुत ही राइट्स बेस शुरू से रहा है। मैं UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात कर रहा था। हमारे देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार उनको कोर्ट वो UNCRPD को कोर्ट करते हुए, हालांकि हमारे देश के कानून में वो प्रावधान नहीं था, उसको राइट टू लाइफ से जोड़ करके उसका इंटरप्रिटेशन किया, यानी उस कानून को और मजबूत कर दिया और ये कहा कि भाई ये एक फंडामेंटल राइट है। और जब मैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ तो एजुकेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अहम देखा जाए तो एजुकेशन का पॉइंट आ जाता है, जहाँ हम उनको किसी काबिल बना सकते हैं। जी। 28/10/2021 को एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, जजमेंट है। वो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें मैंने भी ऑर्डर किया था, वही चीज़ था और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो ये था, मेरे पास एक कंप्लेन आई थी एज स्टेट कमिश्नर। उन्होंने ये था कि साहब दिल्ली के स्कूलों में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 2009 के 2 स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए हर स्कूल में, अभी तक नहीं है। MCD है, ये है, उनमें नहीं है। हर स्कूल के अंदर वो हर स्कूल में 2 स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। तो इसलिए इतने नहीं है, तो आप ऑर्डर करिए कि अपॉइंट करें। तो हमने उसमें अपना विचार, अपना दिमाग थोड़ा दौड़ा है, सोचा कि भाई कितना 2 स्पेशल एजुकेटर होने से क्या हो जाएगा एक, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को पढ़ाने के लिए। देखिए, अब मैं उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए टीचर वो ट्रेन उसके हिसाब से ट्रेन होना चाहिए ताकि वो बता सके, कि उनको सिखा सकें, उनको पढ़ा सकें। विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो इतने किस्म के जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं, डेफ ब्लाइंड, इमेजिन करिए कि जो बच्चा सुन भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? जी, पढ़ाना उसका अधिकार है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 21A में जी हमारे कानून में, संविधान में ये आ गया था कि राइट टू एजुकेशन, तो वो 2002 में आ गया था। 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन विद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल तक आ गया, विकलांग बच्चों के लिए 18 साल तक आ गया। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब आपके पास टीचर ही नहीं होंगे, स्पेशल एजुकेटर ही नहीं होंगे, या सामग्री नहीं होगी, आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी होता है, वो होना ज़रूरी है। तो वो जब टीचर की बात आई तो हमने कहा कि किसने बताया कि किस आधार पे हम ये बोल रहे हैं कि 2 एक स्कूल में होने चाहिए। उसके हमने सभी को कंसल्ट करने के बाद में जो संस्थाएं हैं उनको कंसल्ट किया, एक्सपर्ट्स को किया, उसके बाद हमने एक ऑर्डर किया कि साहब जो हमारे देश में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने 7 किस्म के स्पेशल एजुकेटर का ट्रेनिंग करते हैं। मतलब 7, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या स्पास्टिक है, तो इतने किस्म के स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। यानी जितनी तरह की माजूरी हो सकती है, उसी तरह के ट्रेंड टीचर होने चाहिए। 5 किस्म के हैं जी, आज की डेट में 5 किस्म के हैं। तो हमने कहा 5 किस्म के आपके टीचर, मेरे स्कूल में आज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है बच्चा, अगले साल एक हियरिंग इम्पेयर्ड आ जाता है, डेफ आ जाता है, तो क्या करूँगा? तो इसलिए ये लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए। और विकलांग व्यक्तियों की
जो इश्यूज हैं उनको ऐसे ही मत समझ लो कि हो जाएगा, चलता है। नो, यानी मसला ये आ जाता है कि वो जहां बात हो रही है दो स्पेशल एजुकेटर हों, आपका ये कहना है कि वो ट्रेंड होने के साथ साथ वो अकॉर्डिंग टू दी चाइल्ड होने चाहिए, कि उस बच्चे में क्या कमी है उसके मुताबिक उसको टीचर दिया जाए। ये कोशिश है। ये दो क्यों 5 होने चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है 5? अभी हमने प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है, इज इट फिजिबल? 5 क्या 5 स्पेशल एजुकेटर हम एक स्कूल में रख सकते हैं? 5 साल तक कोई बच्चा ही ना आए डिसेबल्ड? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हमने उसमें एक अपना सजेशन दिया। एक तो यह है कि अभी तक हमारा रेशियो नहीं बना है। अगर इस से इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होंगे तो उनके लिए रेशियो टीचर और स्टूडेंट का क्या रेशियो रहेगा? 1:5 वो कोई है। यानी इस पर अभी काम चल रहा है, इस पर अभी काम हो रहा है। तो यहाँ तो ये काम अभी चल रहा है और ये बहुत अहम है कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए बाकायदा स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, ताकि उनका जो तालीम का हक है वो भी उन तक पहुँचाया जा सके। अब जब हम बात कर रहे हैं अदालतों की, तो हम ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उनकी इस पर क्या राय है। जो हम बात कर रहे हैं आज माजूरों से मुताल्लिक़ कवानीन की और उनके हुकूक की, तो आइए जानते हैं कानूनी माहिरीन की राय, उनका क्या कहना है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, यह एक्ट इस महत्व से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है तो उसको भारत में सोसाइटी में या हर जगह पे, चाहे वर्क प्लेस हो या सोसाइटी हो या कोई भी जगह हो, उसको एक इक्वल राइट मिले जैसे एक आम नागरिक को मिलता है। उसके राइट्स का सेफगार्ड हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उसको एक आत्मनिर्भरता का एहसास हो। इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह इनिशिएटिव लिया है कि जो भी पब्लिक प्लेस है उसको उनके लिए एक्सेसिबल बनाई जाए। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है तो वो पब्लिक ऑफिसेज में अपने आप जा सके, ना कि उसको किसी की सहायता की जरूरत हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसेबल लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए और उनको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस देने के लिए बहुत से नए नए प्रावधान निकाले हैं और बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरा ओलंपिक में इस बार इंडिया ने बहुत सारे डिसेबल लोगों को बहुत सारे डिसेबल लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और काफ़ी मेडल्स भी इंडिया को मिले हैं। इस एक्ट के तहत जो डिसेबल लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, जिसके तहत वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में भी उनको उतना ही महत्व दे रही है और उतना ही सपोर्ट कर रही है। जैसे कि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबल डे मनाया जाता है, उसी के उसमें मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे देश में डिसेबल लोगों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं और अपने आप को वो किसी से हीन भावना में से ना समझे, जिसके उससे हमारे देश में अगर कोई गेम है तो उसमें भी उनको रिजर्वेशन दी गई है, या फिर अगर कोई भी किसी पोस्ट पे जाना चाहे उसमें भी उनके लिए एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन दी गई है। तो नाजरीन, जहां हम बात कर रहे हैं माजूरों से मुताल्लिक़ कवानीन की, वहां हुकूमत की कोशिश, कानून अपनी जगह है और दूसरी तरफ हमारी अदालतें भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी संजीदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ताल्लुक़ से कुछ अहम डिसीज़न दिए हैं। मैं चाहूँगा जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो उस पर भी रोशनी डालें कि एजुकेशन के ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले जो अभी हाल ही में आए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसी जो टीचर को अपॉइंट कर, स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करने का जो मसला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अभी आप जो स्टेट कमिश्नर दिल्ली है उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करिए और कितना होना चाहिए, एक्चुअल रेशियो कितना होना चाहिए वो आप वो भी करें और पोस्ट आप क्रिएट करो। पोस्ट होगी तो तभी तो होगा। पोस्ट क्रिएट करिए स्पेशल एजुकेटर की, उनको अपॉइंट करिए और सो दैट यू एंश्योर दैट हर डिसेबल्ड बच्चे को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। खुशी की बात है कि कल की डेट में दिल्ली में 450 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट क्रिएट हुई है। आज मैं देख रहा था व्हाट्सएप में लोगों ने सर्कुलेट किया है। बहुत खूब। अदालतें जब बोलती हैं कोई चीज़ तो उसका ये फ़र्क पड़ता है, यानी इतना फ़र्क। और अदालत से पहले आपकी एज ए स्टेट कमिश्नर आपकी जो रिकमेंडेशन थी वो कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट ने उसके ऊपर एक अहम डिसीजन लिया और ये रास्ता खुला, यहाँ पर पोस्ट क्रिएट हुई जहाँ पर कहीं ना कहीं उससे अब जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, उनकी तालीम के हुसूल में फ़ायदा होगा। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हैं और मैं अब ये चाहूँगा कि ये बहुत अहम हो जाता है कि सरकार की सतह पर, सरकार के स्तर पर
जनता के स्तर पर और हम सभी लोग जितने भी हैं, क्या कुछ होना चाहिए उन अफराद के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं? एक तो जैसे आपने प्रोग्राम किया है, अवेयरनेस फैलाएं। अगर व्यक्तियों को ये पता होगा कि मेरा अधिकार क्या है, मेरे लिए कानून क्या है, तो वो खुद जा कर के अपना ले लेंगे। मैं 17-18 की बात कर रहा था, लोगों ने, बहुत सारे लोग डीएम के पास जा करके अपने जो भी अपना, किसी का डिसेबिलिटी पेंशन था, किसी का लो बिजली का वोल्टेज आ रहा था, वो आई मीन बड़ी बड़ी चीज़ें। बहुत सारे लोग IAS बन गए हमारे देश में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये नहीं कि सरकार ने क्योंकि नियम कानून बनाए इसलिए बन गए, और कुछ कोर्ट्स ने भी अपना किया है, अवेयर थे। समाज को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक खाली NGO करेंगे या सरकार करेगी ये संभव नहीं है। सभी लोग मिल करके, जिसको मैं बोलता हूँ कन्वर्जेंस, सब लोग मिल के करें, कोऑर्डिनेशन करें, कोऑपरेशन करें, और सभी उनको एक समान माने, कोई डिफरेंस नहीं बने। वाई वी कॉल डिफरेंटली एबल्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन इज़ फर्स्ट। पर्सन विद डिसेबिलिटी हम सबको बोले, कोई डिफरेंटली एबल नहीं, कोई स्पेशली एबल नहीं है। सब अगर कहें तो सभी स्पेशली है, सब डिफरेंटली एबल। दो व्यक्ति, आप और मैं, एक जैसे नहीं हो सकते। वैसे ही उनको देखना, हमें एक्सेप्ट करना है। जिस स्थिति में वो व्यक्ति है, उस स्थिति में हम उसको एक्सेप्ट करें अपने समाज में। समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत अहम रोल है, और हर व्यक्ति दूसरे के जैसा नहीं होता। तो जो डिफरेंसेस है, जो फ़र्क है कुदरती तौर पर, उसको हमें ना सिर्फ एक्सेप्ट करना है, बल्कि उसके मुताबिक जो हुकूक हैं उनकी भी जो तकसीम है वो होनी चाहिए। तो जो आपका हक़ है वो आपको मिले, और जो माजूर अफराद के लिए हुकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो हुकूक हैं उनकी फराहमी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब लोग मिलकर इस पूरे देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं, अपना रोल निभाएं, और मरकज़ी हुकूमत की जो कोशिश है उसको वहाँ तक पहुँचाएँ जो चाहा जा रहा है कि सब मिलकर के आगे बढ़ें। बराबरी, बिल्कुल बराबरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के इस प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस पेशकश से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के हमारे ख़ास मेहमान का, जिन्होंने अपने तजुर्बे से आज के इस प्रोग्राम में खूब क्या नाम है, बारीकी जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोशनी डाली। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।